जब मैंने ये मूवी देखना शुरू किया था तो दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि ये मेरी इस साल की देखी हुई वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक होगी। बाकी अगर तुम्हें थंबनेल या टाइटल से समझ में नहीं आया हो तो मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में आई ड्रीम वर्क्स की द वाइल्ड रोबोट की। अब ये साल एनिमेटेड मूवीज के लिए काफी अच्छा रहा है। साल की टॉप 3 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में दो एनिमेटेड मूवीज हैं। पहले नंबर पर है इनसाइड आउट जिसका कलेक्शन नियरली 1.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, और थर्ड स्पॉट पर है डेस्पेकेबल मी जिसने 963 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है। बाय द वे, इन दोनों के बीच में सेकंड स्पॉट पर है डेडपूल एंड वुल्वरीन विद 1.3 बिलियन डॉलर्स इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब वाइल्ड रोबोट का बॉक्स ऑफिस अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास खत्म होगा। अभी नंबर्स देखने के बाद तुम सोच रहे होगे कि मैं इसे वन ऑफ द बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ। देखो, जनरली एनिमेटेड मूवीज की टारगेट ऑडियंस बच्चे होते हैं और कोई भी बच्चों के लिए ज़्यादा डार्क या ज़्यादा हैवी सी मूवी नहीं बनाना चाहता। लेकिन वाइल्ड रोबोट की स्टोरी लाइन की एक मेजर थीम्स में से एक है डेथ, और जो उसका पर्सपेक्टिव इन्होंने दिखाया है वो काफ़ी अलग और रिफ्रेशिंग सा है, और इसी वजह से ये मूवी सभी एज ग्रुप को अपील करेगी, चाहे बड़े हों या बच्चे। अब थोड़ा सा इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। ये स्टोरी बेस्ड है पीटर ब्राउन की बुक्स के ऊपर, जिसमें एक हेल्पर रोबोट होता है जिसका नाम होता है रॉस। अब रॉज एक वीरान से आइलैंड पर आ जाती है जो हर तरह की वाइल्ड लाइफ से भरा होता है। आइलैंड पर कुछ एनिमल्स रॉज के सीधेपन और काइंडनेस का फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग इसे डर के मॉन्स्टर का टैग दे देते हैं। एक दिन अनजाने में रॉज से एक गूस का नेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है और बचता है सिर्फ एक अंडा जिसे ये अडॉप्ट कर लेती है। अब इस अंडे को अडॉप्ट करने की वजह से एज अ हेल्पर रोबोट रॉस को एक नया टास्क मिलता है कि उसे इस गॉसलिंग को खाना खिलाना है, स्विमिंग सिखानी है और उड़ना भी सिखाना है, ताकि आने वाली सर्दियों में वो माइग्रेशन के लिए तैयार हो सके। और इन सब के बीच में रॉस अपने लिए भी रास्ता ढूंढती कि वो वापस घर कैसे जाएगी। अब स्टोरी से ज्यादा जो चीज तुम्हें इंप्रेस करेगी इस मूवी में वो है एनिमेशन। मतलब इस मूवी का एनिमेशन स्टाइल बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक है। हर फ्रेम में तुम्हें दिखेगा कि एनिमेटर्स ने कितनी मेहनत की है। आजकल हर एनिमेटेड मूवी एक दूसरे से अलग दिखना चाहती है। जैसे पुस इन बूट्स का एक दूसरा एनिमेशन स्टाइल है और स्पाइडर वर्स का एक दूसरा एनिमेशन स्टाइल है, वैसे ही द वाइल्ड रोबोट भी एनिमेशन में अपना एक यूनिक टच लेकर आता है। मतलब इन एनिमेशन स्टाइल का डिफरेंस मैं तुम्हें ऐसे वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तुम्हें ये देखकर खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पर कुछ सीन इसमें ऐसे हैं जो मैंने इससे पहले किसी भी और एनिमेटेड मूवीज में नहीं देखे थे। मतलब इन्होंने पानी को जो दिखाया है ना वो बहुत ही अलग है। इतना रियलिस्टिक लगता है कि हाथ लगाकर पानी का टेम्परेचर फील हो रहा होता है। एक फॉरेस्ट सीन भी है जिसमें फ्लेम्स मेजेंटा कलर की है। अभी तक जो जेनरिक फायर सीन्स तुम मूवीज में देखते हो ये उनसे बहुत ही अलग है। सीन में कुछ एक एक्स्ट्रा उम्फ ऐड करता है। फिर भाई एक बटरफ्लाई वाला सीन है, और उससे ज्यादा ना मैंने कोई सुंदर सीन किसी भी एनिमेशन मूवी में अभी तक नहीं देखा है। और हर सीन को इतने अच्छे तरीके से लाइट किया है ना, चाहे वो सनराइज हो या सनसेट, या कहीं पे कोई मिस्ट दिखा रहे हो या कहीं पे बोन फायर, मतलब कोई भी सेटिंग बोरिंग नहीं लगती है। और यही एनिमेशन का असली एडवांटेज होता है। पूरी लाइटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, किसी भी गोल्डन आवर के वेट करने की जरूरत नहीं रहती है। अब जब मैं मूवी की इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो ऑब्वियस है जो इसे बनाने वाला इंसान होगा वो भी काफी टैलेंटेड होगा, राइट? तो मूवी के डायरेक्टर हैं क्रिस सैंडर्स, और भाई जितनी मेरी उम्र नहीं है ना उससे ज्यादा साल से एनिमेशन फील्ड में काम कर रहा है। अब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है एज अ राइटर ऑन ब्लॉकबस्टर हिट्स जैसे स्लीपिंग ब्यूटी, अलादीन, द लॉयन किंग और मुलान। फिर उसके बाद क्रिएट किया मेरे बचपन का एक आइकॉनिक डुओ लीलो एंड स्टिच। और एक फन फैक्ट, स्टिच का जो सारा वॉइस ओवर वर्क है ना ये खुद क्रिस सैंडर्स ने ही किया है। और सिर्फ यही नहीं, एज अ डायरेक्टर भी कुछ काफी बड़ी हिट्स दी हैं जैसे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन और द क्रूट्स। अब जब वॉइस ओवर की बात हो ही रही है तो मुझे याद आया कि इस मूवी की वॉइस एक्टिंग भी बहुत शानदार है। लुपिटा न्योंगो जो रॉस को अपनी आवाज देती हैं और पेड्रो पास्कल एज फिंग द फॉक्स का वॉइस ओवर करते हैं। मतलब इन दोनों की आवाज तो मैं पहचान ही नहीं पाया था। जब एक बार क्रेडिट्स देखे तब मैंने दोबारा से शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि ये लोग वही हैं। पेड्रो पास्कल तो आजकल हर दूसरे बड़े प्रोजेक्ट में ही होता है, लेकिन ये सोचो कि उसकी आवाज को पहचान ना पाना, मतलब वॉइस बूथ में बंदे ने बहुत मेहनत की होगी। अब थोड़ा सा वापस स्टोरी पर आते हैं। ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और जो पर्सपेक्टिव इन्होंने डेथ को लेकर दिखाया है वो काफ़ी अलग और रिफ्रेशिंग है। लेकिन हाँ, स्टोरी का थोड़ा सा फ्लो हिचकिचाता है, और लगता है ये स्टूडियो के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ होगा। लेकिन फिर भी जब तुम देखते हो कि फिल्म डेथ जैसे हैवी टॉपिक्स को कैसे ऑनेस्टली एक्सप्लोर करती है तो तुम्हें मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। और इस मूवी का पर्पस डाउनर होना नहीं, बल्कि बच्चों को टफ इमोशंस हैंडल करना सिखाना है, जो एक तरीके से काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ये मूवी अभी भी तुम्हारे आसपास किसी थिएटर में लगी है तो जाके जरूर देखना, और अगर थिएटर में ना देख पाओ तो घर पर एक बार जरूर देखना। इट्स टोटली वर्थ इट। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।